नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग करते हैं एमसीक्यू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का, जो कि आपके सिलेबस झारखंड माध्यमिक आचार्य 2025 में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सी जो विशेषता है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा परंपराओं पर बल। ये जो है आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। बाकी बात कानूनी तर्क संगत अधिकार की स्थापना, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि और संस्थागत विभाजन, ये तीनों जो हैं ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण परंपरागत मूल्यों से हटकर कानूनी तर्कसंगत व्यवस्था की स्थापना करता है। यह आधुनिक संस्थानों, भागीदारी और संस्थागत विविधता को बढ़ावा देता है। परंपराओं पर बल देना प्रगतिशीलता में बाधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास। क्या है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्ष्य ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना है जो उत्तरदायी, भागीदारीकारी और कानूनी ढांचे पर आधारित हो। लोकतंत्र इसकी केंद्रीय अवधारणा है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्ष्य जो है वह है उत्तरदायी, भागीदारी और कानूनी ढांचे पर आधारित संस्थाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को किस रूप में परिभाषित किया है? यानी लुसियन पाई जो हैं वो राजनीतिक आधुनिकीकरण को किस रूप में परिभाषित किए हैं? यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास की प्रक्रिया है। क्या है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था एक अधिक जटिल, अलग अलग और प्रतिभागी ढांचे की ओर बढ़ती है। यह राजनीतिक विकास का अभिन्न अंग है। क्या है? तो ये राजनीतिक विकास का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में डिफरेंशिएशन का अर्थ है। यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ है? तो डिफरेंशिएशन का अर्थ है संस्थाओं का कार्यात्मक विभाजन। क्या है? तो संस्थाओं का कार्यात्मक विभाजन। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। आधुनिकीकरण में डिफरेंशिएशन का अर्थ है विभिन्न राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाएं विकसित होती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि, जिससे शासन अधिक कुशल और उत्तरदायी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण में कौन सा परिवर्तन आवश्यक है? यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण में कौन सा परिवर्तन है जो आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी तर्कसंगत वैधता की स्थापना। क्या? तो कानूनी तर्कसंगत वैधता की स्थापना। इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिकीकरण
प्रक्रिया में वैधता तर्क और कानून पर आधारित होती है, न कि परंपरा या करिश्मे पर। यानी वैधता जो होती है वो कानून और तर्क पर आधारित होती है, न कि परंपरा और करिश्मे पर। इससे शासन प्रणाली अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनती है, जो लोकतंत्र को बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का दुष्परिणाम है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का दुष्परिणाम क्या हो सकता है? ये हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक अस्थिरता। इसकी व्याख्या देखते हैं। कभी कभी राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पुरानी संस्थाओं का विघटन और नई संस्थाओं की अपर्याप्त स्वीकृति राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकती है। संक्रमण काल में संघर्ष और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राजनीतिक आधुनिकीकरण में निम्न में से कौन सी संस्था विशेष भूमिका निभाती है? यानी कौन सी संस्था जो है वो विशेष भूमिका निभाती है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो विशेष भूमिका निभाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका कानूनी तर्कसंगत शासन का आधार होती है। यह नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका जो है वो नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है, सत्ता का संतुलन बनाए रखती है और सरकार को संविधान के अधीन करती है। आधुनिक राज्य व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में राजनीतिक भागीदारी का क्या महत्व है? यानी राजनीतिक भागीदारी का क्या महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की मजबूती के लिए। क्या महत्व है? तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक भागीदारी से नागरिक शासन प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। राजनीतिक भागीदारी से नागरिक जो होते हैं वो शासन प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। इससे न केवल जवाबदेही बढ़ती है बल्कि निर्णय प्रक्रिया में जनहित का समावेश होता है। यह लोकतांत्रिक संस्कृति को सशक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध किस प्रकार की वैधता से है? ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध जो है वो किस प्रकार की वैधता से है? तो कानूनी तर्कसंगत से। किससे? तो कानूनी तर्कसंगत से है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की वैधता कानूनी और तर्कसंगत होती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था की जो वैधता है वो किस पर है? कानूनी और तर्कसंगत होती है। यह संविधान, विधि और संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित होती है, जिससे नागरिकों में विश्वास और न्याय की भावना उत्पन्न होती है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राजनीतिक आधुनिकीकरण में सांस्कृतिक परंपराएं किस प्रकार बाधा बन सकती है? ये सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं वो किस प्रकार बाधा बन सकती है राजनीतिक आधुनिकीकरण में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन के प्रति विरोध। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य परिवर्तन के विरोध में खड़े होते हैं, जिससे आधुनिक संस्थाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन में कठिनाई आती है। यह विकास प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो परिवर्तन के विरोध में खड़े होते हैं, जिसके कारण
आधुनिक संस्थाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन में कठिनाई आती है, विकास प्रक्रिया को धीमी कर सकता है और टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअल हंटिंगटन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को किससे जोड़ा है? सैमुअल हंटिंगटन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को किससे जोड़ा है? तो इसको संस्थागत त्रण और राजनीतिक स्थायित्व के साथ जोड़ा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण तभी सफल होता है जब राजनीतिक संस्थाएं मजबूत और स्थिर होती है। केवल भागीदारी नहीं बल्कि संस्थागत क्षमता और वैधता भी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? यानी कौन सी जो अवधारणा है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? तो करिश्माई नेतृत्व जो है ये राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण संस्थागत व्यवस्था, तर्कसंगत नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। करिश्माई नेतृत्व पर आधारित वैधता परंपरागत व्यवस्था का लक्षण है जो आधुनिकता के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करती है? यानी राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रोत्साहित करती है, यानी किस प्रकार की? तो भागीदारी आधारित। इसकी व्याख्या देखते हैं। भागीदारी संस्कृति में नागरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह लोकतंत्र, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की आधारशिला है। यानी भागीदारी संस्कृति में नागरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रभाव किस प्रकार की सामाजिक संरचना पर पड़ता है? यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रभाव जो है वो किस प्रकार की सामाजिक संरचना पर पड़ता है? तो ये समानता और गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण जाति, लिंग, धर्म जैसे भेदभावों को समाप्त कर सामाजिक समानता, अवसरों की समानता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। यह आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। यानी कि आधुनिक राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो जाति, लिंग, धर्म जैसे भेदभावों को समाप्त करता है और समानता, सामाजिक समानता, अवसरों की समानता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए बाधक नहीं मानी जाती है? यानी कौन सी संस्था जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए बाधक नहीं मानी जाती है? तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो है ये बाधक नहीं मानी जाती है। बाकी बात जाति पंचायत हो गया, धार्मिक गुरुकुल हो गया और वंशवादी पार्टी जो है ये सभी बाधक मानी जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक आधुनिकीकरण
की रीढ़ होती है। यह राजनीतिक भागीदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। राजनीतिक आधुनिकीकरण में माध्यमिक राजनीतिक समाजीकरण की भूमिका क्या है? माध्यमिक राजनीतिक समाजीकरण की भूमिका क्या है? तो ये नए मूल्यों को समाज में प्रसारित करता है। क्या करता है? तो नए मूल्यों को समाज में प्रसारित करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। माध्यमिक राजनीतिक समाजीकरण जैसे कि मीडिया, शिक्षा, राजनीतिक दल आदि नागरिकों को आधुनिक राजनीतिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराते हैं, जिससे वे लोकतांत्रिक रूप से जागरूक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की नौकरशाही राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक मानी जाती है? तो किस प्रकार की नौकरशाही राजनीतिक आधुनिकीकरण के आवश्यक मानी जाती है? तो तटस्थ और कुशल नौकरशाही जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक मानी जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तटस्थ और पेशेवर नौकरशाही नीतियों के निष्पक्ष क्रियान्वयन, सुशासन और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। यह राजनीति से स्वतंत्र रहकर प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण किस प्रकार लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है? यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो किस प्रकार लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है? तो संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक संस्थाएं जनता को शासन प्रक्रिया में शामिल करती है, जिससे न केवल उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं बल्कि शासन पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। यह लोकतंत्र की नींव मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राजनीतिक आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के संबंध को कैसे प्रमुखता दी? मतलब किसने प्रमुखता दी? राजनीतिक आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के संबंध को किसने प्रमुखता दी? तो किसने दी? तो लिपसेट ने दी। किसने? तो लिपसेट ने दी। व्याख्या देखते हैं। सैमुअल लिपसेट ने कहा कि आर्थिक विकास जैसे शिक्षा, औद्योगिकरण, शहरीकरण और आय का वितरण राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। यह सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में किसका प्रमुख योगदान होता है? यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में किसका प्रमुख योगदान होता है? तो सिविल सोसाइटी का जो होता है वो प्रमुख योगदान होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिविल सोसाइटी नागरिकों को सशक्त बनाकर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करती है। आधुनिक शासन में इसकी प्रमुख भूमिका अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण में नागरिक संस्कृति की भूमिका क्या है? यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण में नागरिक संस्कृति की भूमिका क्या है? तो ये सक्रिय भागीदारी और संतुलन की भूमिका है। नागरिक संस्कृति लोकतंत्र की
नींव को मजबूत करती है। क्या करती है? तो ये लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। यह सक्रिय भागीदारी, जागरूकता, सहिष्णुता और उत्तरदायित्व जैसे गुणों को बढ़ावा देती है, जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की दिशा में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग 22। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में मीडिया का क्या योगदान है? तो मीडिया का क्या योगदान है? तो ये लोकतांत्रिक संवाद का संवर्धन करता है। क्या करता है? तो लोकतांत्रिक संवाद का संवर्धन करता है। स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया जनता को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ता है। यह सूचनाओं के प्रवाह, राजनीतिक विमर्श और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। आधुनिकीकरण में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राजनीतिक आधुनिकीकरण में संस्थागत रण यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? तो ये प्रक्रियाओं का संस्थागत रूप देना होता है। क्या करता है? तो प्रक्रियाओं का संस्थागत रूप देता है। यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण संस्थागतरण में इसका तात्पर्य है प्रक्रियाओं का संस्थागत रूप देना। राजनीतिक संस्थाओं की मजबूती उनकी प्रक्रियाओं की नियमितता और संवैधानिकता संस्थागतरण कहलाती है। यह राजनीतिक स्थायित्व, वैधता और शासन के तर्कसंगत स्वरूप को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधारणा राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुकूल है? तो कौन सी अवधारणा जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुकूल है? तो सामाजिक गतिशीलता जो है ये राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुकूल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है, जिससे विभिन्न वर्गों के लोग सत्ता और प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में भाग ले सके। यह लोकतंत्र के सामाजिक आधार को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है। यानी न्यायिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो यह कानून के अनुसार स्वतंत्र निर्णय क्षमता लेता है। क्या करता है? तो कानून के अनुसार स्वतंत्र निर्णय क्षमता लेता है। न्यायिक स्वतंत्रता का आशय है कि न्यायपालिका बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष एवं कानून सम्मत निर्णय दे सके। यह विधिक तर्कसंगत वैधता की आधारशिला है जो आधुनिक लोकतंत्र को टिकाऊ बनाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। कल हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग इसके अगले 25 क्वेश्चन को देखेंगे। इस प्रकार हम लोग पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का कुल 100 MCQ करेंगे, जो कि 4 पार्ट में होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।